फ्रेंड्स, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सेक्शन 148 के केसेस में हमें किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो सेक्शन 148 का जो नोटिस हम लोगों को इशू होता है वो 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में इशू होता है, और ज़्यादातर तो हमने देखा 31 मार्च को इशू होता है। और जनरली प्रोफेशंस की अप्रोच रहती है कि मार्च में नोटिस इशू है, मार्च में बहुत प्रेशर है, अप्रैल के अंदर नया ईयर ख़त्म होता है, तो हम उन नोटिस को ध्यान ही नहीं देते और जनरली जो उनको फॉलोअप करना शुरू करते हैं वो जुलाई अगस्त में फॉलोअप करना शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट भी 6-7 महीने का टाइम निकाल चुका होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमारा सबसे पहला काम है नोटिस को आते ही कि हमें ये देखना है कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने हमको नोटिस दिया है, क्या उस असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करने का जुरिस्डिक्शन है। उदाहरण के तौर पर सपोज करो मुझे 6 साल पहले का नोटिस मुझे मिला, जिस वक्त मैं पश्चिम बिहार में रहता था, लेकिन उस वक्त मेरा वार्ड कुछ और था और आज मैं अशोक बिहार में रहता हूँ और मेरा वार्ड कुछ और है। तो पहला तो यही पॉइंट बनता है कि उस असेसिंग ऑफिसर को ये नोटिस इशू करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरी जुरिस्डिक्शन अशोक बिहार की है और वो पश्चिम बिहार की है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जुरिस्डिक्शन, ये बात तो मैं अगस्त में भी कह सकता हूँ या सितंबर में भी कह सकता हूँ जब केस शुरू होता है, लेकिन नहीं, इसके बारे में कानून ये कहता है कि यदि आपको नोटिस की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना है तो आपको विद इन 1 मंथ ऑफ इशूइंग द नोटिस करना है। तो यदि पहली बात तो ये कि यदि हम जुलाई या अगस्त में केस को शुरू करते हैं सेक्शन 148 के, तो हम अपनी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने के अधिकार को खो देते हैं 1 महीने के बाद। फिर हम अगली बात पर चलते हैं कि यदि सपोज करो कि जुरिस्डिक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि जैसे ही हमको सेक्शन 148 का नोटिस इशू हो, हम जल्दी से जल्दी अपनी सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करें और असेसी से नोटिस इशू करने के रीजंस को मांगे। जनरली जब हम रीजंस मांगते हैं तो एक बड़ी प्लेन सी लैंग्वेज लिखते हैं कि प्लीज प्रोवाइड अस द रीजंस फॉर रीओपनिंग आवर केस। दिस इज नॉट द राइट वे। हमें जब रीजंस मांगने हैं तो हमें रीजंस मांगने के साथ हमको ये मांगना है कि रीजंस, जब उसने हमारा केस रीओपन किया तो उसको एडिशनल सीआईटी साहब से परमिशन लेनी होती है, तो वो एडिशनल सीआईटी साहब से जो अप्रूवल की कॉपी है हमको वो मांगनी है। दूसरी बात, यदि जो रीजंस हैं जिस बिहाफ पे उन्होंने हमारा केस रीओपन किया है, और यदि वो रीओपन करने का आधार किसी दूसरी एजेंसी से, यदि डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, जैसे झंडे वाला से रिसीव हुई है या स्टैम्प अथॉरिटी से उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो हमको उस इन्फॉर्मेशन को मांगना है। तीसरी चीज़, हमको ये मांगना है कि असेसिंग ऑफिसर ने हमारे केस को रीओपन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव हुई आउटसाइड एजेंसी से, उसने उस पर क्या अपने इस चीज़ को देखा कि मेरी उस इंफॉर्मेशन से क्या मेरी कोई इनकम एस्केप हो रही है। सपोज करो कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन ये रिसीव हुई कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख रुपए की, और मेरा असेसी जो है वो वेल वर्दी है, वो अपनी रिटर्न 5 करोड़ रुपए की फाइल करता है। तो इस केस में उसके पास एक वैलिड ग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा असेसी इतना वेल वर्दी है कि वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकता था, लेकिन यदि मेरे एसएससी ने रिटर्न ही 1 लाख रुपए की भरी है, तो ये एक आशंका पैदा करता है, रीजन टू बिलीव देता है असेसिंग ऑफिसर को कि 1 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करने वाला आदमी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की कैसे खरीदेगा। तो हमको असेसिंग ऑफिसर को उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको ये देखना है कि वेदर इट इज अ फिट केस फॉर रीओपनिंग द केस by applying his mind on the information received from the outside agency. Now, when you receive the copy of the reasons along with all these documents, then you have to file the cross objections to the assessing officer that
whatever the opinion you have made on the information received from the outside agency, that is not valid and the basis of reopening my case is not justified. इसके बाद असेसिंग ऑफिसर को आपकी ऑब्जेक्शंस रिसीव करने के बाद आपके ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करना होता है. जनरली जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं जब ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ करते हैं तो बड़ी एक साइक्लो स्टाइल लैंग्वेज लिखते हैं कि योर ऑब्जेक्शंस आर नॉट मेंटेनेबल एंड यू हैव टू प्रोसीड विद द केस. व्हेन यू रिसीव the reply of your objections from the assessing officer, then this is the proper stage when you can file the writ petition against the notice of section 148. यदि आप ये एक सबसे अप्रोप्रिएट स्टेज होती है जब आप उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. यदि आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको रीजंस की कॉपी सप्लाई नहीं की, उसके पास एडिक्वेट रीजंस नहीं है और आपका केस मजबूत है और उसने खाली आपके केस नोटिस इसलिए इशू किया है कि वो आपको रीअसेस नहीं करना चाहता, रिव्यू करना चाहता है, तो ये आपने अपने केस की फैक्ट्स को देखते हुए डिसाइड करना है कि वेदर आई विल गो फॉर द रिट और नॉट. ये जनरली देखा गया है कि यदि एसएससी का थोड़ा बहुत भी केस स्ट्रांग हो और यदि आप अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करें तो हाई कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि जब वो डिपार्टमेंट की नोटिस को क्वैश कर देते हैं. लेकिन ये तभी संभव है रिट पिटीशन को फाइल करना जब आप टाइम पे जुरिसडिक्शन को चैलेंज करें, टाइम पे रीजंस मांगे और टाइम पे क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करें. लेकिन यदि आपने ये नहीं किया तो दिसंबर निकल जाएगा और आप रिट पिटीशन फाइल करने के को नहीं फाइल कर पाएंगे. और हो सकता है कि यदि आपके एक बार अगेंस्ट हो गया तो फिर आपको पूरी चेन से गुजरना पड़ता है जिसमें सीआईटी अपील आता है, आईटीएटी आता है, हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है. क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि सेक्शन 148 में डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है आज के टाइम में और वो एसएससी की दलीलों को किसी भी तरीके से मानने के लिए राजी नहीं होते और आंख बंद करके एडिशन करते हैं. तो यदि एसएससी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इशूइंग द नोटिस विजिलेंट है तो अपने वो केस को निकाल सकता है. अदरवाइज खाली एक डिले करने की आदत से वो अपने केस को खराब कर सकता है. तो आई वंस अगेन एडवाइज ऑल माई फ्रेंड्स दैट नॉट टू डिले at least in the case of section 148 notices, because if you will delay the matter then you will lose your rights. Thank you. I hope that you will like my video.